नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सारी बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप सबसे विनम्र अपील है कि अगर आप मोदी जी की नीतियों को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत का डंका पूरे विश्व में गूंजने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल की घंटी भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए जानते हैं सारी बड़ी खबरें। तेलंगाना सरकार का अजीबोगरीब फैसला, कोविड-19 के मुस्लिम मरीजों को खाने में दी जाएगी बिरयानी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने शनिवार से शुरू हो रहे रमजान के दौरान उपवास करने के इच्छुक कोविड-19 मुस्लिम रोगियों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराने के लिए अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर हैदराबाद के गांधी अस्पताल को निर्देश दिए हैं। अस्पताल में मुस्लिम मरीजों को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पौष्टिक और संतुलित भोजन देने के लिए कहा गया है। एक अस्थायी मेनू के अनुसार रोजा रखने वाले मरीजों को रमजान के महीने के दौरान सुबह 3:30 बजे ब्रेड, चावल, दाल और सब्जी दी जाएगी। साथ ही वैकल्पिक दिनों में चिकन और मटन भी उपलब्ध कराया जाएगा। रोजा तोड़ने के लिए उन्हें टमाटर की चटनी और चिकन फ्राई के साथ चावल या फिर सब्जी बिरयानी परोसी जाएगी। मरीजों को वैकल्पिक दिनों में चिकन बिरयानी, सादा चावल, सब्जी, दाल और अंडे दिए जाएंगे। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मेन्यू को यह सुनिश्चित करने के लिहाज से बनाया गया है कि उपवास करने वाले मुस्लिम रोगियों को अपने रोग प्रतिकारक क्षमता में सुधार करने के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते रहे, जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, पता नहीं कि आपको क्या लगता है, लेकिन हमको सीधा सीधा ये माइनॉरिटी अपीजमेंट लगता है। अब हमें समझ नहीं आता कि अगर आप एक मुस्लिम मरीज है या फिर कहे कि आप संक्रमित है कोविड-19 से और आप एक मुस्लिम है, तो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक भूखा ही क्यों रहना। अगर बात करें घंटों की, तो सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक, मतलब कि 14 से 15 घंटे तक वो मरीज कुछ नहीं खाने वाला है। अगर बात करें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की या फिर कहे कि बॉडी की ऊर्जा बढ़ाने की, तो हर 3 से 4 घंटे में आपका बॉडी कुछ ना कुछ खाने के लिए डिमांड करता है और आपको खाना पड़ता है, तभी आपका बॉडी अच्छा रह सकता है या फिर कहे कि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप 14 से 15 घंटे तक कुछ नहीं खाते, तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ेगी। अगर आप कोविड-19 से संक्रमित है, तो डेफिनेटली इतने घंटे भूखे रहने से आपको वो संक्रमण ज्यादा होने वाला है, आप अच्छे नहीं होने वाले। भले ही सुबह सूरज उगने से पहले आपको कितना भी अच्छा फूड दिया जाए या फिर कहे कि शाम को सूरज ढलने के बाद कितना भी अच्छा फूड दिया जाए, लेकिन आपका बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो कृपया करके हर राज्यों की सरकार से अपील है कि ऐसा अपीजमेंट ना किया जाए और रोगियों की सारवार अच्छी तरीके से की जाए, जिस तरीके से होनी चाहिए। कोविड-19 पीएम मोदी के कोरोना कवच की काट खोजने में छटपटाता विपक्ष। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की सक्रियता और उनके प्रभाव ने राजनीतिक दलों की परेशानियां बढ़ाई हुई है। कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां इस कंफ्यूजन में है कि कोविड-19 के खतरे और देश में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति देखते हुए वे अपने वजूद को चमकाने का कौन सा रास्ता चुन सकते हैं, या फिर कहे कि इस मौके को कि कोविड-19 के इस मौके को अपने फायदे में कैसे बूंद सकते हैं। कितना सरकार की हाँ में हाँ मिलाए और कितना विरोध करे। अंदर खाने अब कई दलों में सरकार को रचनात्मक सकारात्मक सहयोग देने की नीति से धीरे धीरे बाहर आने की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। यानी कहे कि बाकी सारी पार्टियां ये सोच रही है कि अब सरकार की हर सिचुएशन में हाँ न कहा जाए और बहुत सारी सिचुएशन में ना भी कहा जाए, जिस वजह से वो अपनी पार्टी का वजूद बचा सके और इस सिचुएशन का फायदा उठा सके। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण के मामले में चाहे सरकार सुझाव माने या फिर न माने, पार्टी इस पर कायम रहेगी, मतलब कि कांग्रेस पार्टी अपना सुझाव देती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार के कामकाज, प्रधानमंत्री के लगातार चर्चा में बने रहने के प्रयासों और भाजपा की सक्रियता ने परेशान करना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री लोगों से कोविड-19 के बारे में ताली, थाली, शंख बजवा रहे थे या फिर कहे कि दिया जलवा रहे थे, तो सबसे ज्यादा छटपटाहट कांग्रेस के नेताओं में हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े धड़े का मानना है कि केंद्र सरकार की खामियों, कमियों पर अब खुलकर बोलने का समय आ चुका है। एक ऐसा भी धड़ा है जो अभी भी सरकार को सुझाव देने के बहाने पार्टी की राय रखने के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है। ममता बनर्जी भी इस समय केंद्र सरकार और भाजपा पर खुलकर हमला करने से बच रही है या फिर कहे कि सावधानी बरत रही है। वही हाल दूसरी पार्टियों का भी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दल एवं एनसीपी, सभी पार्टियां बोलना तो चाहती है, लेकिन इस सिचुएशन में उनको पता नहीं चल रहा कि क्या बोला जाए और क्या नहीं।
अगर ये सभी पार्टियां या फिर कहे कि विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ या फिर कहे कि भाजपा के खिलाफ बोलती है, और अगर भाजपा के प्रवक्ता या फिर कहे कि भाजपा या फिर कहे कि सरकार ये लोगों को समझाने में सफल हो जाती है कि ये लोग, ये पार्टियां फिलहाल देश के बारे में नहीं सोच रही लेकिन अपना फायदा देख रही है कोविड-19 के हिसाब से, तो आने वाले इलेक्शनों में इन सभी पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और हो सकता है कि बीजेपी या फिर कहे कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे का फायदा उठा सकते हैं आने वाले इलेक्शनों में। एवॉर्ड वापसी गैंग का एक और नाटक। 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उठाया मुस्लिम उत्पीड़न का मामला। जी हां दोस्तों, देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के इस दौर से मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को लिखे पत्र में कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम उत्पीड़न की खबरें आ रही है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद ऐसी खबरें ज्यादा आई है। इस पत्र में सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी कर जलसा करने पर तबलीगी जमात की निंदा की गई है। हालांकि इसके आधार पर मीडिया के एक वर्ग ने इसे सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया, जो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार और निंदनीय है, ऐसा इस पत्र में लिखा है। महामारी के चलते बने असुरक्षा के माहौल को कई जगहों पर मुस्लिमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हम किसी सियासी विचारधारा से नहीं जुड़े, बल्कि ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसका संविधान पर असर पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये 101 नौकरशाह तब कहां थे जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं सहित 3 लोगों को पीट कर मार दिया गया था और इस वीडियो को देखा भी नहीं जा सकता था। 101 नौकरशाह तो छोड़िए, किसी भी एक्टिविस्ट ने यह नहीं कहा कि इन साधुओं पर हमला क्यों हुआ। किसी भी एवॉर्ड वापसी गैंग ने भी ये प्रश्न नहीं उठाया कि इन साधुओं की हत्या ऐसे क्यों की गई। जियो और फेसबुक डील के हीरो है आकाश और ईशा। नाम दिया था प्रोजेक्ट रेडवुड सीक्रेट मिशन। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने बुधवार को मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए का निवेश का करार किया। इसी डील के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में उछाल आया और मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। उन्होंने अलीबाबा के जैक मा को पीछे छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि रिलायंस और फेसबुक के बीच डील के लिए मुकेश अंबानी ने 14 महीने पहले ही मार्क ज़करबर्ग से बात करना शुरू किया था। पिता की इस डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेटे आकाश अंबानी और बेटी ईशा अंबानी आगे आए। दोनों ने कई बार फेसबुक मुख्यालय का दौरा भी किया। आकाश और ईशा अंबानी इस डील को पूरी करने के लिए रिलायंस की 30 मेंबर की एक टीम बनाई। साथ में इस मिशन को गुप्त रखा गया। इस मिशन को 14 महीने में पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट रेडवुड नाम दिया गया था। इस डील को प्रोजेक्ट रेडवुड नाम दिया गया था। कैलिफोर्निया में रेडवुड के बहुत सारे पेड़ हैं और फेसबुक का मुख्यालय भी वही है। डील अंतिम दौर में पहुंची तब लॉकडाउन हो गया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र रास्ता था। इसी के जरिए डील साइन की गई। सीएम योगी का कहना है कि सील रहेगी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। 30 जून तक सार्वजनिक सभाओं पर रोक। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की सीमाएं सील रहेगी और 30 जून तक सार्वजनिक सभाओं पर रोक रहेगी। उन्होंने रमजान में कहीं भी भीड़ एकत्र न होने और अन्य किसी भी प्रकार की नई गतिविधि न करने के निर्देश दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। योगी ने कहा कि अगले 2 महीने में 5 से 10 लाख श्रमिकों के प्रदेश में पहुंचने की संभावनाओं के मद्देनजर क्वारंटाइन के लिए जिलों में शेल्टर होम बनाए जाए। योगी ने आगे कहा कि सीमावर्ती जिलों से किसी भी तरीके की घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन में अच्छा काम हुआ है, लेकिन काफी सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तबलीगी जमात के कारण ज्यादा फैला है, लिहाजा जमात से जुड़े लोगों को चिन्हित कर उन्हें क्वारंटाइन कर उनकी टेस्टिंग कराई जाए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में नहीं माने मुस्लिम, लॉकडाउन तोड़ मस्जिद पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया और मुसलमानों का हिमायती बनने वाले पाकिस्तान से रमजान की शुरुआत में लॉकडाउन तोड़कर मस्जिदें खुलवाने और नमाज अदा की गई। इंडोनेशिया के अच्छे प्रांत में सैकड़ों लोग मस्जिद पहुंचे और जुमे की नमाज अदा की। हालांकि ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के तहत रमजान में भी मस्जिदों पर कोरोना वायरस के चलते नमाज से परहेज कर रहे हैं। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इफ्तार से भी बच रहे हैं। मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी स्वास्थ्य संगठनों ने इस्लामी सभा और रमजानों की कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं है। इंडोनेशिया में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि रमजान के अंत तक लाखों लोग अपने गुरुनगर और गांव की ओर यात्रा करेंगे। इस आशंका के चलते 26 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश में राष्ट्रपति को इस पलायन पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद कई लोग जाने को तैयार है और इसीलिए कहा जा सकता है कि रमजान महीने के अंत तक लाखों लोग इस्लामिक कंट्रीज में संक्रमित हो सकते हैं।
दावा किया गया है कि देश में हाइड्रोक्लोरोक्विन का बम्पर स्टॉक है, जरूरत से 10 गुना ज्यादा है भंडार। जी हां दोस्तों, भारतीय ड्रग एसोसिएशन गुजरात के चेयरमैन विरंची शाह ने दावा किया है कि देश में हाइड्रोक्लोरोक्विन की कोई कमी नहीं है। हर महीने तकरीबन 35 से 40 करोड़ गोलियों का उत्पादन हो रहा है। शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम हाइड्रोक्लोरोक्विन की जितनी गोलियों का उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी जरूरत से 10 गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि दुनिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन के कुल उत्पादन का 70% सिर्फ भारत में होता है। इस दवा का इस्तेमाल मूल रूप से मलेरिया के लिए होता है। शाह ने बताया कि पिछले साल भारत में तकरीबन 2.4 करोड़ गोलियां खपत हुई थी। इस हिसाब से हमारे पास हर महीने जरूरत से 10 गुना ज्यादा, मतलब कि कहे कि अधिक उत्पादन हो रहा है। शाह ने कहा कि हम इस वक्त दूसरे जरूरतमंद देशों को भी हाइड्रोक्लोरोक्विन दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने तकरीबन 10 करोड़ गोलियों का एक बम्पर स्टॉक रखा है जो लगभग 20 लाख कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त होगा।